सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सौगात है। और दूसरा, अगर हम शैला देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार मेट्रो का जो जाल है बिछाया जा रहा है, सरकार की एक योजना है कि 2031 तक 317 किलोमीटर मेट्रो का जो नेटवर्क है वो इस पूरी सिटी के अंदर बिछा दिया जाएगा। तो पूरी सिटी जो आज जाम की समस्या से जूझती है, जहां लोगों को घंटों जाम में बिताना पड़ता है, तो वो समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इस समय प्रधानमंत्री खुद मेट्रो जो ट्रेन है, जो नई मेट्रो ट्रेन, और ये देखिए नीरज, ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री टिकट खरीदते हुए मेट्रो स्टेशन पर, बड़ी सुखद होती हैं तस्वीरें जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पब्लिक यातायात के जो साधन हैं उनमें सफर कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए कई बार हमने उनकी तस्वीरें देखी हैं और आज फिर बड़ा सुखद अनुभूति देती हैं। देखिए, बिल्कुल अनुभूति देती हैं। एक आम आदमी की तरह प्रधानमंत्री सफर करते हैं। एक आम आदमी जैसे मेट्रो में जाता है, उसे सबसे पहले टिकट लेनी होती है, उसके बाद तमाम जो प्रोटोकॉल हैं जो उनको फॉलो करना होता है, उसी के बाद वो मेट्रो में सफर कर सकता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जाते हैं और यही कारण है, आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मेट्रो की टिकट ली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन स्टार्ट हुई है मेट्रो की, यहाँ पर व्हाट्सएप से भी आप टिकट ले सकते हैं। इस तरह की कह सकते हैं कि देश में पहली ये मेट्रो ट्रेन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। और अगर इसकी खूबी की बात करें तो रीजनरेट ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया गया है कि अगर ब्रेक भी लगती है तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसका भी जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा सोलर पावर यहाँ पर है, बैटरी चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। इसके यानी कि हम कह सकते हैं ये हाइब्रिड ट्रेन है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी इस जो ट्रैक है जहाँ पर बनाया गया है वहां पर मौजूद है। और 132 जो लाख लीटर है हर साल जो पानी है उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर देखें तो जिस तरीके से वातावरण का भी ध्यान रखा गया है और 68,000 से ज्यादा जो पेड़ हैं वो शैला लगाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीनरी है उसको भी प्रमोट किया गया है और जो वातावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है। और खासतौर से अगर हम देखें इस मेट्रो का जो लोगो जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो इस लोगो में अगर आप जो डॉट आपको 5 दिखाई दे रही है तो वो पूरा का पूरा बेंगलुरु शहर है उसको दर्शाता है। एक रंगोली की तरह उस लोगो को बनाया गया है और बेंगलुरु का उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी और मध्य हिस्सा उसमें दिखाया गया। और उसके साथ साथ वो ग्रीन और पर्पल कलर से बनाया गया है, जिसमें ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट का प्रतीक है और पर्पल टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। तो इस तरीके से इस पूरी मेट्रो की जो लाइन है उसको बिछाया गया है ताकि वातावरण का भी ध्यान रखा जाए, एनर्जी का भी ध्यान रखा जाए और लोगों की सुविधा है उसका भी ध्यान रखा जाए। शैला, बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये मेट्रो लाइन कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर जिनके यात्रियों के यातायात को ये आसान बनाएगी, कौन कौन से एरियाज को ये कनेक्ट कर रही है? देखिए, ये अगर हम देखें तो व्हाइट फील्ड एरिया है जो जिसे आईटी हब कहते हैं। और व्हाइट फील्ड से जब आप बेंगलुरु शहर की तरफ जाते हैं तो केआर पुरम जो इसका जो लास्ट मेट्रो स्टेशन है और वहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा जो शहर है उसकी शुरुआत होती है, तो वहां से ये सीधा कनेक्ट कर रही है। और 13 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर है। और इस सफर को तय करने में जो लोग हैं उनको पहले 2 से ढाई घंटे की दूरी लगती थी, क्योंकि इतना ज्यादा जाम रहता था इस पूरे इलाके में, क्योंकि हैवी ट्रैफिक था और बड़े पैमाने पर आईटी कंपनियां थी, उनके कर्मचारी थे, बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद थे। तो उस वजह से जो लोग हैं उनको तमाम दिक्कतें होती थी और समय पर ऑफिस पहुंचने में भी उन्हें परेशानियां होती थी। लेकिन अब उनकी ये जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है मेट्रो इन लोगों के लिए। जब हमने लोगों से बात भी की थी, उनका कहना है कि हमारा एक बड़ा हिस्सा पूरे दिन का जाम में चला जाता था, लेकिन अब उससे हमें निजात मिलेगी। और अगर आप देखें सिर्फ मेट्रो ही नहीं, शैला, देखें अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु और मैसूर जो हाईवे है, या कह सकते हैं कि जो हाईवे को उसकी शुरुआत की थी, तो वो भी एक बड़ी कह सकते हैं कि एक शुरुआत थी, क्योंकि जो लोग हैं बड़े पैमाने पर जब बेंगलुरु से मैसूर की तरफ जाते थे तो उन्हें तमाम तरह की जो जाम है उससे
शिकायतें होती थी, तमाम तरह की परेशानियां उनको उठानी पड़ती थी और कई किलोमीटर जो सफर है उनको बिताना पड़ता था, उसमें घंटों जो समय है वो लगता था। और इस वजह से अगर आप देखें जब उसकी शुरुआत हुई तो लोगों ने बड़े पैमाने पर उसका कह सकते हैं कि स्वागत किया था प्रधानमंत्री ने, जब बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई थी। और आप अगर देखें तो कर्नाटक का जो बेंगलुरु शहर है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, और जो मैसूर जिस हम शहर की बात करते हैं वो ट्रेडिशन में आगे है। तो एक तरीके से परंपरा और तकनीक का जो मिलन है वो एक्सप्रेसवे था, और जिसकी वजह से मात्र अब 1.5 घंटे में आप बेंगलुरु से जो मैसूर है वहां पहुंच सकते हैं, और जो पहले कई घंटे लगते थे, 4 से 5 घंटे लोगों को बिताने पड़ते थे। तो उस वजह से भी कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले ही दी थी। और जिस तरीके से यहाँ पूरे कर्नाटक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश है वो सरकार कर रही है, तो जो बताता है कि किस तरीके से कर्नाटक की जो लाइफ स्टाइल है उसको लगातार चेंज करने की जो कोशिश है वो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। तो डबल इंजन की जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, तो उसका तात्पर्य यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिस तेजी के साथ काम करते हैं। अगर आप देखें कि जिस तरीके से किसानों के लिए सम्मान निधि प्रधानमंत्री रिलीज करते हैं, 6,000 रुपए सम्मान निधि मिलती है और 4,000 रुपए ऐड करती है कर्नाटक सरकार। तो इस तरीके से जो डबल इंजन का जो फायदा है वो सीधे सीधे आम जो लोग हैं उनको मिलता है। और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं बताती है कि जो तकनीक है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आने वाले समय में और भी तेजी के साथ विकास किया जाएगा। और आपने देखा भी था कि एक टारगेट भी है कि 2031 तक 300 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो का जो ट्रैक है वो बिछा लिया जाएगा। बिल्कुल, और जब यातायात को रफ्तार मिलेगी तो विकास की गति को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आपने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो हमेशा से जोर है डिजिटल इंडिया पर और डिजिटलाइज करने के लिए, चीजों को आसान और सुगम बनाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। देखिए बिल्कुल 2047 तक देश को विकसित होना है, और निश्चित तौर पर, और जब हमारा देश विकसित होने की राह पर आगे चलेगा तो तकनीक का भी हमें सहारा है वो लेना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री लगातार तकनीक का जिक्र करते हैं, और तकनीक ने कितनी लाइफ बदल दी है। और खासतौर से कोरोना काल में जिस तरीके से तकनीक का प्रयोग किया गया, आपदा में अवसर ढूंढे गए, और हमारे तमाम जो वैज्ञानिक हैं और हमारे तमाम जो कारोबारी हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज देश जिस तरक्की की राह पे आगे चल रहा है उनका एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा तकनीक का एक बड़ा योगदान है। जिस तरीके से डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने रखा और जिस तरीके से लोगों ने उसका स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं बताता है कि जो तकनीक है आने वाले समय में एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करेगी। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जो जनधन खाते खोले गए, और जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का पैसा वो सीधा डायरेक्ट उन तक जाता है और बिना किसी मिडल मैन के थ्रू। पहले इस तरह की जो सुविधा है वो लोगों के पास नहीं थी, पहले एक बड़ा कमीशन बीच के लोग रख लेते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका सीधा सीधा जो लाभ है वो लोगों तक मिलता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गरीबों को पक्के घर दिए गए, गरीबों के घर में नल से जल जो है वो पहुंचाया गया, उज्ज्वला का जो गैस कनेक्शन है वो लोगों को, गरीब लोगों को दिए गए, बिजली के कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें पहुंचाई गई, अस्पताल बने और लोगों का जो इलाज है वो कराया गया। आपने देखा आयुष्मान भारत के द्वारा किस तरीके से जो लोग हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है, और यही कारण है कि जब 2047 की बात प्रधानमंत्री करते हैं कि हमारा देश विकसित होगा, तो उसमें ये तमाम जो तकनीक, भारत के लोगों का जो सहयोग, हमारे यहाँ पर जो नए नए उद्योग, हमारे यहाँ के जो व्यवसायी, तमाम तरह के नवाचार जो हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तेजी के साथ हमारा देश चल रहा है, 2047 तक हम इसे अब विकसित देश देखेंगे। बिल्कुल, 2047 तक विकसित देश हम इसे देखेंगे। और ये जो मेट्रो लाइन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ये सचमुच एक बहुत बड़ी सौगात होगी कर्नाटक वासियों के लिए, बेंगलुरु वासियों के लिए। क्योंकि नीरज, हम जानते हैं, हम और आप दिल्ली में रहते हैं और हम जानते हैं कि मेट्रो लाइन दिल्ली में आने से पहले किस तरह जाम की स्थिति होती थी। घंटों घंटों जाम में फंस जाते थे और कई दफ्तर जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए कई घंटे पहले निकलना होता था। लेकिन जब
यातायात सुगम होता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं और आप अपने मस्तिष्क को भी और ज्यादा बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा, अगर आप कल्पना करें कि दिल्ली में द्वारका से अगर आप बाया रोड धौलाकुआं होते हुए अगर आप आए तो किस तरह की स्थिति रहेगी और जाम में कितना समय आपको बिताना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप मेट्रो से आए तो आप आधा घंटे के अंदर आप अपने ऑफिस भी पहुंच सकते हैं और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है और जब लोगों के पास समय बचता है तो उनकी क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ती है और जो समय है उसका जो सदुपयोग है वो भी लोग कर सकते हैं। और खासतौर से फ्यूल में काफी जो बचत है वो होती है, लोगों का समय बचता है। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है और यही कारण है कि ना सिर्फ कर्नाटक, आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री या कहें कि केंद्र सरकार लगातार जो मेट्रो का जो विस्तार है वो कर रही है, तो लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, आप देखें आगरा में जिस तरीके से काम चल रहा है, रैपिड अगर ट्रेन की बात करें तो मेरठ में जिस तरीके से काम चल रहा है और कुछ समय के बाद वो रैपिड ट्रेन है वो भी देश की जो पहली रैपिड ट्रेन है वो भी शुरुआत होगी। तो रफ्तार और इसके अलावा तकनीक और कनेक्टिविटी उस पर काफी सारा जो फोकस है वो जो प्रधानमंत्री हैं वो इस समय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बात का जिक्र और मैं करूंगा कि कुछ समय पहले कर्नाटक में ही अगर देखें प्रधानमंत्री मंड्या पहुंचे थे और वहां पर आप अगर देखें मैसूर और रामनगर के बीच में जो हाईवे है उसकी जो शुरुआत है वो भी हुई थी। क्योंकि सबसे पहले मैं एक बार पहले पहुंचा था, बेंगलुरु गया था, तो बेंगलोर से जब आप बेंगलुरु जाते हो तो रास्ते में वेस्टर्न घाट पड़ता है, लैंडस्लाइड की वजह से वो रास्ता भी बंद हो जाता था, लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब वो रास्ता अब हमेशा खुला रहेगा क्योंकि वहां पर भी तेजी के साथ जो काम है, मैसूर कुशीनगर जो हाईवे है उसका उसे चौड़ा किया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कनेक्टिविटी का विस्तार तेजी के साथ होगा, रफ्तार के साथ होगा, तो इंडस्ट्री का भी उसी तरीके से विस्तार होता है। और जब इंडस्ट्री का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर जो लोग हैं उनको रोजगार के तमाम साधन मिलेंगे और जो राज्य हैं वो तेजी के साथ विकसित होंगे। जब राज्य तेजी के साथ विकसित होंगे तो निश्चित तौर पर देश भी उसी तेजी के साथ विकसित होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों की जो सुविधा और उनकी जो परंपराएं उसका भी ध्यान रखकर किसी भी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो तभी लोगों के बीच में लेके जाते हैं कि उनकी परंपराओं का भी ध्यान रखा जाए, कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाए और लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाए। कनेक्टिविटी का, परंपराओं का, इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री तमाम प्रयास कर रहे हैं। और इस सबके साथ नीरज, पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फ्यूल को किस तरह से और ज्यादा बचाया जा सके इस पर भी लगातार काम हो रहा है। आपने ही बताया कि ये ट्रेन इस तरह से निर्मित की गई है कि जब ये ब्रेक लेगी, ब्रेक के दौरान भी ये बैटरी को चार्ज करेगी और उस बैटरी से आगे चलेगी। तो कहीं ना कहीं किस तरह से फ्यूल सेविंग हो और भविष्य के लिए ईंधन की बचत हो, भविष्य के निर्माण पर काम किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल काम किया जा रहा है और इसका एक बढ़िया उदाहरण है कि अगर आप देखें कर्नाटक में जो गन्ना जो किसान हैं वो बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो अब गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य किस तरीके से मिले, तो सरकार प्रमोट कर रही है कि गन्ना से एथेनॉल बनाने को। और आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर जो गन्ना किसान है उन्होंने एथेनॉल बनाया भी और उसका फायदा भी हुआ। करीब करीब पिछले वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए का एथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा गया और इसका जो सीधा जो फायदा है वो गन्ना किसानों को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है उस पर किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, जो फ्यूल है उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है कि जो लोग हैं उन तक जो पैसा है वो भी पहुंचे, लोगों तक सुविधा